Hi everyone, welcome to Gyanam. We are here with another free mock test for Punjab jobs and we are here discussing Punjab GK mock test 8 की Punjab GK. I'm sure आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा और जिन्होंने कर लिया है वो यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं. जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, गो टू द एप्लीकेशन एंड अटेम्प्ट द फ्री मॉक. लेट्स गेट स्टार्टेड विद Punjab GK section. First question is which district of Punjab has been named as Shahid Bhagat Singh Nagar? So हमें पता है SBS नगर जो है that is नवा शहर. ठीक है, नवा शहर. This is very easy question. Next is देवी तालाब मंदिर is located in. देवी तालाब मंदिर जो है वो कहाँ located है? This is one famous temple जो कि जालंधर में है. ठीक है, पानी के बीच में टेम्पल है, उसके आसपास कुछ गुफाएं हैं या उन्हें रेप्लिका बनाया हुआ है बहुत सारी चीजों का. ठीक है, सो देवी तालाब मंदिर इज अ फेमस टेम्पल इन जालंधर. नेक्स्ट इज व्हेन वाज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC फॉर्म. SGPC कब फॉर्म हुई थी? तो SGPC बेसिकली अगर हम इनफॉर्मल तरीके से देखें तो इनफॉर्मल तरीके से SGPC नवंबर 15 1920 में बन गई थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट पे प्रेशर आया और बहुत सारी और चीजें हुई, मोर्चा आंदोलन एंड बहुत सारी चीजों के बाद 1925 में 1925 में जाकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अंडर लीगल तरीके से जो है वो ले आए थे बाय एक्ट. सो ये लीगलाइज 25 में हुआ था, लेकिन इसकी फॉर्मेशन 20 में ही हो गई थी. और SGPC क्या करती है, सारे पंजाब के या सब जो मेन सिख गुरुद्वाराज हैं वो इनके कंट्रोल में आते हैं. पहले तो उस समय ये जो SGPC बननी शुरू हुई थी वो उस बेसिस पे हुई थी कि वहां जो गुरुद्वारे थे वो महंतों के कंट्रोल में थे और उनको कैसे महंतों के कंट्रोल से निकाला जाए, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से बाहर किया जाए और फिर कैसे उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड फ्री वर्स इन पंजाबी लिटरेचर. फ्री वर्स जो है वो पंजाब, फ्री वर्स समझते हो, खुले जो पोइम्स होती हैं, ठीक है, जो एंड नहीं होती हैं या फिर जो राइम नहीं कर रही होती हैं उनको फ्री वर्स बोलते हैं. ठीक है, सो ये फ्री वर्स पंजाबी लिटरेचर में किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? पूरन सिंह ने. ठीक है, पूरन सिंह इज नोन फॉर फ्री वर्स इन पंजाबी लिटरेचर. Then Rajiv Gandhi National Law University is located in Patiala. Yes, this is one famous university, NLU, National Law University. I mean, this is Rajiv Gandhi National Law University, जो कि पटियाला में है. ठीक है, नेक्स्ट इज बिसाइड्स वारिस शाह जो है, इनके अलावा विच पर्सनालिटी इज फेमस फॉर हिज किस्सा ऑफ हीर. हीर का किस्सा, ठीक है, के लिए वारिस शाह के अलावा दूसरे कौन से पर्सन है जो इससे एसोसिएट करते हैं? वो है दामोदर. क्या है? दामोदर. नेक्स्ट वन इज under which guru the Sikhs become a political and military force. Under which guru Sikhs become political and military force. So गुरु हरगोविंद जी जो सिक्स्थ गुरु थे उनके अंडर जो थे वो दो तरह से वो लीड कर रहे थे. दैट इज वन इज पॉलिटिकल एंड अनदर इज स्पिरिचुअल. ठीक है, तो वो स्पिरिचुअल लीडर भी थे और वो पॉलिटिकली भी लोगों को गाइड कर रहे थे. दैट वाज अ नीड ऑफ द आवर, उस समय की जरूरत के हिसाब से. ठीक है, देन हॉट ब्लोइंग विंड बिफोर मॉनसून अराइव इन पंजाब आर कॉल्ड. सो जो गर्म हवा चलती है पंजाब में मॉनसून से पहले, जो काफी गर्म हवा होती है उसको क्या बोलते हैं हम पंजाब में? हम उसको कहते हैं लू. ठीक है, लू यानी गर्म हवा. मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है. सो यहाँ पर हरिके पतन जो है इट इज इन तरन तारण. ठीक है, जो कि ब्यास और सतलुज का कॉन्फ्लुएंस है. देन बानेसर गार्डन जो है इट इज इन संगरूर. देन आम खास बाग इज इन सरहिंद. एंड शालीमार बाग, वैसे तो फेमस शालीमार बाग कश्मीर में है, लेकिन जो पंजाब का शालीमार बाग है वो कपूरथला में है और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है. ठीक है, that is it. These were the questions of Punjab GK and you keep watching this video till end बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए. Thank you. हाँ जी, hello everyone, welcome to Gyanam. Myself Harmandeep Singh and I am back with the discussion of GK portion of weekly mock. ठीक है जी, mock 8th ਦੇ GK ਵਾਲੇ questions ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ क्वेश्चन सही ਹੋਣਗੇ ਤੇ let's find out the right answers. First question is which among the following was not a pre-Indian National Congress organization.
तो बेसिक क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਈਅਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ठीक है जी, बाकी जिन्नियां भी ऑर्गेनाइजेशंस ने, ठीक है जी, वो प्री कांग्रेस ने सारियां, चाहे वो पूना सार्वजनिक सभा होवे, चाहे वो नेशनल इंडियन एसोसीएशन होवे, चाहे वो इंडियन नेशनल एसोसीएशन होवे। ठीक है जी, तो करैक्ट आंसर क्योंकि कांग्रेस 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾय द ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਏਓ ਹਿਊਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ WC ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग whose rule did Megasthenes come to India? Megasthenes किस दे राज दे विच इंडिया दे विच आया सी? Megasthenes कौन सी? एक ग्रीक ट्रैवलर सी जिसने एक बुक भी लिखी है इंडिया दे, जिन्ना उसदा इंडिया जो उसने ट्रैवल किया, जो उसने देखा, ते उसदी बुक दा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसदी बुक दा नाम की है इंडिका। ठीक है जी, हुणे फ्रैगमेंट्स दे विच ही सर्वाइव करदी है, कंप्लीट जिहड़ी बुक है इट इज लॉस्ट इन द टाइम। ते चंद्रगुप्त मौर्य जिहड़े फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी है, ठीक, मौर्यन अंपायर दे फाउंडर सी, उन्हां दे राज दे विच इन्हां ने इंडिया नूं की कीता सी, विजिट कीता सी। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, चंद्रगुप्त मौर्य। The Constitution of India provides for an election commission under which article? ठीक है जी, पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस दे नाल डील करदा है। ठीक है जी, उन्हां दे विचों जे मैं गल करा आर्टिकल जिहड़ा 324 है वो इलेक्शन कमीशन भी होऊगा, इलेक्शंस करवाऊगा टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 324 है जिहड़ी ये गल कहंदा है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी D, 324 is the correct answer। and another thing, election commission बारे जिन्नियां भी powers है या constitutional जिन्नियां भी provisions है वो article 324 तो 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ठीक है जी, तो इन्हां दे कोई भी article इस line ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। तो only article dealing with election commission of India is article 324। What is the popular name of river formed by confluence of Chandra and Bhaga rivers? Chandra and Bhaga rivers जिथे मिलदियां ने दोवें, उत्थे जिहड़ी river दा formation हुंदी है चंद्र भागा ही बाद दे विच की बन जांदी है, चिनाब बन जांदी है। ठीक है जी, चंद्रा river originate करदी है चंद्राताल तो, चंद्राताल। ठीक है जी, whereas भागा river originate करदी है सूर्याताल तो। ठीक है जी, तो इन्हां दे की ने starting points ने। ठीक, तो चंद्रभागा करेक्ट आंसर इज बी, चिनाब। The asteroid belt is located between which two planets in the solar system? Solar system ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੌਕੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। but along with that there are some smaller fragments, part pieces of the rocks ਜਿਹੜੇ planets ਦੀ formation ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है जी, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ठीक है जी, तो रफली जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਰਫਲੀ ਜਿਹੜੀ 90% ਮੇਜਰ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਹੈ ਦੇ ਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਦ orbits of Mars and Jupiter। तो B is going to be the correct answer of this question। Which of the following river originates at the hill station Mahabaleshwar in Maharashtra? महाबलेश्वर महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ origin point ਹੈ महाबलेश्वर in महाराष्ट्र है। खास गल की है, कृष्णा river is the second biggest river next to Godavari in the peninsular India। गोदावरी सब तो वड्डी रिवर है। ठीक है जी, बिगेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सेकंड नंबर ते रिवर कृष्णा आउंदी है। ठीक है जी, एंड कृष्णा रिवर passes through 4 states in the country that is Maharashtra, that is Karnataka, that is Andhra Pradesh and that is Telangana। ठीक है, this is also very important thing। The busiest ocean from the point of view of trade, busiest ocean ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਓਸ਼ਨ ਹੈ that is Atlantic Ocean, because most of the ports and most of the trade takes place in this ocean। तो Atlantic Ocean is the correct answer of this question।
Which of the following is a bond through which Indian entities can raise money from foreign markets in rupees and not foreign currency? ठीक है जी, ये सब तो पहली गल इसका करेक्ट आंसर मैं दस देना, मसाला बॉन्ड्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, दोज ऑफ यू हैव क्लिक दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मसाला बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੈਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਟਰਮ ਵਾਸ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸਾਲਾ ਬੌਂਡ, ਮਸਾਲਾ ਜਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਾ ਟਰਮ ਮਸਾਲਾ ਬੌਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰੁਪੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੇ ਮਸਾਲਾ ਬੌਂਡਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇਰਲਾ। ਕੇਰਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਸਾਲਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। आंध्र प्रदेश was created as language based state in, ठीक है जी, बेसिक सवाल पूछा गया कि आंध्र प्रदेश ਕਿਹੜੇ ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਓ ਬਈ ਸਟੇਟਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JVP ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਪੱਤਾਭੀ ਸੀਤਾਰਾਮਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤੀ ਸੀਰਾਮਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊ ਟੂ ਹੰਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫਸਟ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ state in India, that is Andhra Pradesh in 1953। 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ along with further some conditions। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। Next question is, in the context of preamble of Indian Constitution, which of the following sequence is correct? ठीक है जी, तो जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, तो ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ। तो ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ, ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। Next question is, below gases and their main components are given, select the incorrect pair among the following। ठीक है जी, नेचुरल गैस मीथेन, मेजर कंपोनेंट दसना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। खास गल की है, इस गैस दे विच प्रोड्यूसर गैस, इस दे विच along with these gases कार्बन डाइऑक्साइड भी हुंदी है प्लस नाइट्रोजन भी हुंदी है। ठीक है जी, दिस प्रोड्यूसर गैस इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल कंबस्शन ऑफ कार्बोनियस मटीरियल। कार्बोनियस मटीरियल मतलब पार्शियल कंबस्शन ऑफ कार्बोनियस मटीरियल मतलब लाइक कोल। ठीक है जी, तो स्टील एंड आयरन मैन्युफैक्चरिंग दे विच प्रोड्यूसर गैस है जिहड़ी यूज हुंदी है। इट हैज लो क्लोरीफिक वैल्यू बट ऑन द अदर हैंड ये बहुत चीप है, दैट इज वाई इट इज यूज्ड। तो करेक्ट आंसर विल बी डी बिकॉज दिस इज मिसिंग। ठीक है जी, उम्मीद है तुहाडा क्वेश्चन सही होया होगा। Which one of the following gases are released from the ground minutes or hours before an earthquake is about to strike? ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੋਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ।
ठीक है जी। तो उस दे डिके ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਸ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਿੰਟਸ ਬਿਫੋਰ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਡੀ, ਰੇਡੋਨ। What is the theme of this year's Earth Day? ठीक है जी, earthday.org ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਪੀਅਰਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 22 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2021 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਰੀਸਟੋਰ ਆਰ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਦ theme of this year's Earth Day। static based question है, current affair based question है वैसे तो, पर memory based question है, तो D will be the correct answer। The Panchayati Raj Act came into existence in 93 by which amendment of Indian Constitution? Very easy question, ठीक है जी। We all know 73rd and 74th amendments है ਜਿਹੜੀਆਂ, ठीक है जी, उन्होंने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस कीतियां। 73rd अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस कीते, 74th अमेंडमेंट ने म्यूनिसिपैलिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ इंट्रोड्यूस कीतियां, ठीक है जी। तो द करैक्ट आंसर विल बी 73rd अमेंडमेंट ਜਿਹੜੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀ, 73rd अमेंडमेंट। Who won the prestigious Oscar award for the best actor male in a lead role? ठीक है जी। तो 93rd ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਸ ਜਾਂ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੈਡਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ। 83 ਈਅਰ 올ਡ ਐਂਥਨੀ ਹੌਪਕਿੰਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਫॉर ਹਿਸ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਮੂਵੀ ਦ ਫਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ ਐਂਥਨੀ ਹੌਪਕਿੰਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो this is all from my side for in the component of GK। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ। this is all from my side, I'll see you soon in the next session, thank you everyone। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशीष आज आपका फिर से इसमें स्वागत करता हूं ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो आज मैं आपके लिए मॉक 8 में जो भी आप लोगों ने प्रॉब्लम जो है फेस करी होंगी उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस एक एक करके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रहेंगे। लीजिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाई शुड यू डिलीट अननोन ईमेल अटैचमेंट की। आप लोग अननोन जो ईमेल आपके पास अटैचमेंट आता है उन्हें आप लोग क्यों जो है डिलीट कर देते हैं, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या है, यू कुड गो टू द जेल। अगर आप उसे डिलीट नहीं करेंगे तो जेल जा सकते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। द पर्सन कुड ट्रैक यू डाउन एंड हर्ट यू। कोई पर्सन जिसने आपको मेल भेजा है वो आपको ट्रैक कर सकता है और हर्ट कर सकता है। हाँ, इट इज बैड मैनर, ये बुरी आदत है, नहीं, बात गलत है। इट माइट कंटेन अ वायरस दैट वुड हर्ट यू योर कंप्यूटर। एक्चुअल में जो सबसे सुटेबल आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, कि आपके पास क्या हो सकता है, इसमें वायरस आ सकता है जो कि आपको आपके सिस्टम को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो होपफुली बात यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के इनसाइड होता है? वो क्या होता है, कंप्यूटर के इनसाइड आपके पास होता है। सीडी रोम, जिप डिस्क, सुपर डिस्क या फिर हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस होता है, सीडी आपको पता है एक्सटर्नल यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क जो है वो क्या होता है आपके पास कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में आपके पास होता है। तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। तो होपफुली बात ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी ऑप्शन डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर। बाइनरी में आपके पास कितने जो है चॉइस आपको मिलते हैं? तो बाइनरी नंबर में आप लोगों को 0 और 1 ही आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। तो बाइनरी में मतलब दो ही चॉइसेस होती है, तो ऑन होगा या ऑफ होगा, या 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्या रहेगा, 2 रहेगा। होपफुली ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, डिजिट, किलोबाइट, बिट या फिर बाइट। तो आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो क्या होता है, बिट होता है, ठीक है। बिट की कॉम्बिनेशन से आगे फर्दर आपके पास नंबर यहाँ पे बनते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्या है, रैम। व्हाट इज रैम? रैम का नेचर पूछा गया है। रैम क्या होता है? वोलेटाइल इन नेचर होता है, और ये क्या होता है? टेम्परेरी। वोलेटाइल का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? टेम्परेरी इन नेचर। तो वोलेटाइल का मीनिंग अपने आप में ही क्या होता है? टेम्परेरी। वोलेटाइल का मीनिंग अपने आप में ही क्या होता है? टेम्परेरी होता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 इज। अब यहाँ पे स्पेसिफिक करके पूछा गया है कि 2013 का जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड था उसका एक्सटेंशन क्या था? .docx .ppt। पावर पॉइंट का है .doc, डॉट तो होगा नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक किया है 2013 .docx यहाँ पे लगा था, इस वजह से ये भी कैंसिल। आंसर बनेगा ए ऑप्शन। होपफुली बात यहाँ भी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। मलिशियस सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज। मलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बूट सेक्टर वायरस, सिमेंटिक, लॉजिक बॉम्ब या फिर मालवेयर। एक्चुअल में मलिशियस क्या होता है? मालवेयर के टाइप ही होते हैं। मालवेयर के टाइप ही होते हैं, तो इसलिए आंसर क्या करना पड़ेगा? मालवेयर जो होता है वो आपके पास क्या है? मलिशियस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। What is the name of IT law that India's is having in the Indian legislature? Indian legislature में आपके पास जो इंडियन लॉ है उसका जो आपके पास नाम है वो क्या है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले है इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंडियन डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, या फिर इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, या फिर द टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये तो गलत है, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे आईटी एक्ट 2000 के नाम से भी जानते हैं आप लोग। तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कंप्यूटर जैगरन 4 टाइम W स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे पूछा 4 टाइम W जो है वो क्या स्टैंड करता है? तो ट्रिपल W तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर 4 टाइम आ जाए तो उसके आगे वॉर्म एक वर्ड आपके पास जुड़ जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म ए ऑप्शन में ही लिखा था। ठीक है, ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ये पता नहीं कितने पेपर्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हद मार के पूछता है इसको ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, एमएस वर्ड जो है वो एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से लिया गया है। तो किस चीज का एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन या यूटिलिटी का? तो आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, गलत। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइसेस, ये तो गलत है। प्रोसेसिंग ये हो करेगा नहीं। ये कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी। तो उनमें से ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो डिलीट करने पे किसी और की प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी हार्म करते हैं। दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? तो टेलनेट बात करूं, आरपानेट। आरपानेट तो कभी आंसर बनेगा नहीं क्योंकि ये तो नेटवर्क था। अब ओएसआई या टीसीपी में बनेगा, तो ओएसआई तो ट्रेडिशनल मॉडल है, ये भी आंसर नहीं आएगा। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो होता है टीसीपी होता है। सब बुक्स में टीसीपी आईपी भी लिखा होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आप लोगों को याद रखना है। ओएसआई का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये याद आप लोगों को यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन ईआर डायग्राम द एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, जो ईआर डायग्राम होता है उसमें एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से, स्क्वायर से, डबल रेक्टेंगल से या फिर इलिप्स से। तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी आपको एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करना है ईआर डायग्राम में, तो आप लोग किसका सहारा लेते हैं? इलिप्स का सहारा लेते हैं। इलिप्स के थ्रू आप लोग इसको दिखाते हैं। होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी आउटपुट? इनमें से कौन सा टेम्परेरी आउटपुट है? हार्ड कॉपी तो परमानेंट है, सॉफ्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी निकाल लोगे वो भी परमानेंट है, ऑन पेपर वो भी परमानेंट है। तो सॉफ्ट कॉपी ही हुई एक ऐसी जो कि आपके पास क्या है? टेम्परेरी आउटपुट है, जो कि क्या है? टेम्परेरी आउटपुट है। नेक्स्ट बात करते हैं।
IEEE स्टैंडर्ड 4। IEEE स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करता हूं, जैसे ISO मार्क आपके पास होते हैं, उसी तरीके में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास IEEE स्टैंडर्ड होते हैं, जहां पे चीजों को डिफाइन किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इसका जो है आंसर होता है। तो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो सीधा डी ऑप्शन बन रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। तो होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्प्रेडशीट आर क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। जो स्प्रेडशीट होता है, मतलब MS एक्सेल जो होता है, वो किस में बनाया जाएगा? सबसे पहले MS वर्ड तो पहले ही कैंसिल, पावर पॉइंट पहले ही कैंसिल, अब ये भी कैंसिल। ये है लिब्रा ऑफिस कैल्क। जैसे नॉर्मल विंडो यूज़ करते हैं तो वहाँ पे MS एक्सेल मिलता है, अगर लिनक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक्सेल नहीं मिलता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क मिलता है, उस नाम से इसको जाना जाता है। तो मतलब स्प्रेडशीट का जो काम है वो लिब्रा ऑफिस कैल्क में आपके पास होगा। बस इतना सा आपके पास था। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक 15 क्वेश्चन जो आपके पास थे सभी को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ओके गाइस, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और मॉक 8 हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि मॉक 8 में रीजनिंग में आप लोगों ने क्या क्या समस्या यहां पे फेस करी, उसको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पे आपके पास सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब आप लोगों को यहाँ पे एक ओड नंबर जो है निकालना है। पेट्रोल, एसीटोन, मर्करी एंड कैरोसिन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पेट्रोल लिक्विड होता है, एसीटोन लिक्विड है, कैरोसिन आपके पास लिक्विड होता है, बट मर्करी इज एन ए सॉलिड। मर्करी इज एन ए सॉलिड, तो इसके पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। इस बिहाफ के ऊपर हमने इसे ओड वन आउट निकाल दिया, ठीक है, ओड वन आउट हम लोगों ने इसे निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी इसी के ऊपर बेस्ड है। रेडियो, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर एंड ट्यूब। रेडियो से साउंड आता है, टेलीविजन से साउंड आता है, ट्रांजिस्टर से साउंड आता है, बट ट्यूब से साउंड नहीं आता है। इस बेसिस के ऊपर आप लोगों ने इसका आंसर क्या निकाल दिया? यहाँ पे ट्यूब, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो एक ओपन डाइस के ऊपर आपके पास दिया गया है कि आपके पास जैसे इसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के ऊपर कौन सी फिगर आपके पास यहाँ पे अपेयर होगी, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। ओपन डाइस के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, तो जब भी ओपन डाइस आपके पास आते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि ऑल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के आप अपोजिट में आते हैं। ये ऑल्टरनेट है, एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, ये ऑल्टरनेट है, एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पे आएंगे, और ये ऑल्टरनेट है, एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पे आएंगे। तो सर्कल के अपोजिट ट्रायंगल आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सर्कल के अपोजिट में आएगा, ना कि एडजेसेंट में, तो कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए सर्कल के अपोजिट में ट्रायंगल आएगा। देखिए तो मैं लिख ही लेता हूँ चाहे तो आपके पास, सर्कल के अपोजिट में ट्रायंगल, ठीक है, और आपके पास इस शेप के अकॉर्डिंगली ये आपके पास इस तरीके का कुछ बनेगा, लट्टू सा, और यहाँ पे इसके अपोजिट आपके पास यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं बी ऑप्शन में, देखिए तो सर्कल के अपोजिट ये ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे इस लट्टू के अपोजिट यहाँ पे ये शेप जो है बन जाएगी, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास इसके अपोजिट बेल सा आ जाएगा। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर बन रहा है। आगे एक बार चेक कर लीजिए कि सी और डी क्यों नहीं बनेंगे। तो सी की अगर हम बात करते हैं, देखिए सी में अपोजिट फेसेस चेक करने थे, तो देखिए यहाँ पे कि सर्कल के अपोजिट ट्रायंगल, इसके अपोजिट ट्रायंगल तो आ जाएगा, बट अगर मैं बात करता हूँ आपके पास स्क्वायर के अपोजिट जो आना था, स्क्वायर के अपोजिट आना था दिल, तो स्क्वायर के एडजेसेंट में है तो कैंसिल। सिमिलरली लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में देखिए आपके पास इस लट्टू से अपोजिट में ये आएगा, ये तो एडजेसेंट में है तो ये भी कैंसिल। तो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। क्या बोला है? एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी, के डी के ईस्ट में आपके पास यहाँ पे क्या है? एम है। आगे क्या है? एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, एफ क्या है?
साउथ में है किसके, डी के, एंड के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, एफ के वेस्ट में के है, ठीक है जी। आगे क्या बोला है आपके पास, एम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के, कि के रिस्पेक्ट में एम की पोजीशन, के रिस्पेक्ट में एम की पोजीशन नॉर्थ और ईस्ट यहाँ पे। तो अगर यहाँ से आप लोग चेक करेंगे तो आपके पास कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा, नॉर्थ ईस्ट आपके पास यहाँ पे आंसर जो है बनना है। तो होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले प्रोविजन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट या और एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं। सबसे पहले हम लोग गाइस एडवर्टीजमेंट देंगे। एडवर्टीजमेंट के बाद क्या है, एप्लीकेशंस आते हैं। एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशंस के बाद आपके पास क्या होता है, आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन आने के बाद आप लोग लेंगे इंटरव्यू, ठीक है। आप लोग लेंगे यहाँ पे इंटरव्यू। तो अगर मैं बात करता हूँ 5, 6, 2, बाकी ऑप्शन तो ये अपने आप में ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, ए ऑप्शन आंसर बन रहा है। पर फिर भी आप लोग आगे देख लीजिए, 5, 6, 2 इंटरव्यू के बाद आप लोग क्या करते हैं, किसी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आप लोग क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंटमेंट के बाद उसका प्रोविजन पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर जो है बन जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आपने पहले ही टिक कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेम है आपके पास, यहाँ पे देखिए ओशन, रिवोल्ट, सी, ग्लेशियर या फिर रिवर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास असेंडिंग ऑर्डर से भी दिया जा सकता है, डिसेंडिंग से भी दिया जा सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा, ग्लेशियर 4th नंबर पे सबसे पहले आएगा। ग्लेशियर के बाद आपके पास रिवोल्ट, ठीक है, सेकंड नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे रिवर आपके पास आएगा 5, और उसके बाद आपके पास आएगा सी, और सी के बाद आपके पास आएगा ओशन। मतलब ये आपके पास आंसर बनेगा। तो 4, 2, 5 मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर दिया जाएगा। इसका क्या आंसर दिया जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे हमें बताएंगे, ठीक है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अगर डिक्शनरी की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको पता है कि ABC आता है, यहाँ ABC तो नहीं है, यहाँ अगला अल्फाबेट है INF, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ IN तो सभी में कॉमन है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ F अल्फाबेट की वैल्यू होती है 6, T की होती है 20, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, फर्स्ट अल्फाबेट आएगा, ठीक है। तो मैं यहीं से ही चेक कर लेता हूँ कि मेरे को आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे 1 आएगा, बाकी कोई आना नहीं। तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही आप लोग काट सकते हैं, ऐसे ही आप लोग जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं सेम ही तरीके से आप लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को PREP, प्रेप। तो अगला जो फैसला होगा वो इस अगले अल्फाबेट से होगा। ए, यहाँ पे लिखा है O A। अब देखो सबसे पहले तो O तो 15 पोजीशन पे आता है और A आता है 1 पे। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 2, सबसे पहले नंबर पे आएगा 2, तो जो कि ए ऑप्शन में लिखा है। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अक्सर एग्जाम में भी ऐसे ही आता है जहां पे डायरेक्टली आप लोग आंसर दे सकते हैं अपना टाइम बचा के, ठीक है। तो ये तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट, यहाँ पे पूछा है कौन सा कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इनमें से कौन सा आंसर जो है नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कारपेंटर, तो कारपेंटर में ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक वर्ड नहीं बनता है। तो पेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे आई अल्फाबेट जो है पेंटर में न्यू है। आई अल्फाबेट क्या है, पेंटर में आपके पास न्यू है। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, सी ऑप्शन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपका बनेगा। तो होपफुली बात यहाँ तक आपको क्लियर है जी। नेक्स्ट की बात करता हूं, आपके पास सेम क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे भी चेक करना है। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ट्रिपल ई जो है यहाँ पे एक्स, डी ऑप्शन में ई एक्स्ट्रा है जो कि इसमें नहीं है, ट्रिब्यूनल में नहीं है। तो ई यहाँ पे एक्स्ट्रा अल्फाबेट है जो कि आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके पास ये जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास आप लोग यहाँ पे लगाते हैं। अगर बोर्ड मास की मैं बात करता हूं तो बोर्ड मास देखिए बच्चों कैसे होगा।
सबसे पहले सिंबल चेंज करते हैं आप लोग। सिंबल जैसे ही चेंज करेंगे तो वो आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। सिंबल की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए 3 - 15 डिवाइडेड बाय आपके पास 19 माइनस मल्टीप्लाई ऑफ ब्रैकेट क्लोज 8 + 6 इज इक्वल टू क्या रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करता हूं तो माइनस का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है आपके पास, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 315 ब्रैकेट्स, डिवाइड मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है +8 और प्लस का मीनिंग आपके पास क्या है यहाँ पे -6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सबसे पहले ब्रैकेट आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं तो इनको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 + 19, ठीक है, +8 -6। ठीक है, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा 64। ठीक है, कितना बनेगा 64 +8 -6। ठीक है, अगर इस सभी को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, इसमें से माइनस कर लीजिए, कितने बचेगा 2, इसमें ऐड कर दीजिए 66। आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा 66 जो है बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का यहाँ पे बनना है। तो होपफुली बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पेपर फोल्डिंग का ये क्वेश्चन है। ये क्या है, पेपर फोल्ड करना है। तो सबसे पहले एक पेपर स्क्वायर पेपर है जिसको कि यहाँ बीच में लाइन मारी गई, इसके थ्रू यहाँ पे ये दिखाया गया, इसके थ्रू ये दिखाया गया कि पेपर को पहले एक फोल्ड ऐसे किया गया, फिर यहाँ से एक और फोल्ड यहाँ पे किया गया, और उसके बाद जैसे ये पेपर ये बन गया तो एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक कट यहाँ पे लगा दिया। अब आपसे ये पूछा गया कि जब इसे ओपन करोगे तो आपके पास कौन सा यहाँ पे आंसर जो है बनना है। तो जैसे इसे ओपन करोगे ABCD कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा A ऑप्शन। जो ये कट यहाँ पे है वो इस कोने पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ इस कोने पे, यहाँ इस कोने पे और यहाँ इस कोने पे जैसे ही खोलोगे तो आ जाएगा। तो A ऑप्शन जो है इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा। ठीक है जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 8, 15, 28, 53, आगे क्या बनेगा। देखिए 8 है, 15 है, 28 है और 53 है, नेक्स्ट है 199। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ, 8 स्क्वायर नहीं करना, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम, जरा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए 8, 15, 28, 53 क्वेश्चन मार्क। तो 8 × 2 कितना होता है 16 - 1, कितना आ गया 15। सिमिलरली 15 × 2 30 -2। ठीक है, अब 28 × 2, ठीक है, 28 × 2 करोगे तो आपके पास -3, 56 में -3 कर दोगे 53। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 106 -4 मतलब 102। तो ठीक है, ये हुआ सभी जगह मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2 -4 एंड अप टू सो ऑन। आपके पास सीरीज जो है यहाँ पे चल पड़ी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास सीरीज से लिया गया है। इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा इसका आंसर बनेगा। तो उसको चेक करने का जो तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है, सीरीज को पहले काउंट करिए, B A डैश B डैश A A B डैश A डैश B। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है तो पार्ट में डिवाइड करिए, 3 के पेयर में या फिर 4 के पेयर में। ठीक है, 3 के पेयर में या फिर 4 के पेयर में। मैं से 4 के पेयर में डिवाइड करता हूँ, 4 4 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, B है, पता नहीं क्या आएगा। लास्ट में यहाँ पे B है, लास्ट में B है, लास्ट में B है। अगला अल्फाबेट A है तो यहाँ पे भी A आएगा, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में B आ गया, यहाँ पे भी B आ गया। अब रेपिटेशन कैसे हुआ, B A A B B A A B B A A B। दैट मीन्स यही आंसर है। सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा, B आएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा, B आएगा और लास्ट में यहाँ से A आएगा। तो ये इसका एक आंसर बनेगा जो कि आपके पास है B ऑप्शन में, जो कि B ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे गिवन किया गया है। ठीक है, तो होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम इसी के ऊपर आधारित है। चेक करते हैं C डैश B B A
डैश सी ए बी डैश ए सी डैश ए बी डैश ए सी। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हैं। 18 है तो इसे पेयर में डिवाइड करिए, तो 3 3 का पेयर बना सकते हैं, 6 6 का पेयर बना सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं 6 का पेयर बनाने की। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, 6 6 के पेयर में हम लोगों ने इसे डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले सी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, तो अगला है ए, यहाँ पे भी ए। ठीक है, आगे है बी, तो अगला भी क्या था, बी था, और यहाँ पे भी बी। अब यहाँ पे चेक करो सी ए बी ए, सी ए बी ए सी, तो सी यहाँ पे भी सी ए बी ए सी। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल सही बना, सी ए बी ए सी, सी ए बी ए सी, सी ए बी ए सी। तो ये सही आ गया, यहाँ से ए आ गया, यहाँ से सी आ गया, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से सी आ गया, यहाँ से बी आ गया। तो ये आपका क्या आंसर बनेगा। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो देखते हैं कौन सा आंसर है, ए सी बी मीन्स बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आपका बन चुका है। तो होपफुली यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो हैं अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जुड़ने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 8। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੂਗੀ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। If a triangle with the base 8 cm has the same area as a circle with the radius of 8 cm, means ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਹਾਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। इत्थे मैं लिखूंगा जी पाई आर स्क्वायर। क्लीयर है जी। जिवें कि तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा अपना आंसर है वो पाई च है, तो आपां नूं उरे पाई दी वैल्यू जिहड़ी कि 22/7 है वो पुट करन दी कोई जरूरत नहीं हैगी। तो मैनूं ये दसो कि ये ट्रायंगल विद द बेस 8 सेंटीमीटर, तो मैं बेस की वैल्यू उरे लिख सकदा जी 8। ठीक है जी। हाइट, ऑल्टीट्यूड नूं आपां हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़। ਤੇ ਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਰ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਰ ਹੈਗਾ 8, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 64। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4, ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉਰੇ 16 ਪਾਈ, ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉਰੇ 16 ਪਾਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ 16 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 16। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। The sum of the 5 consecutive even number। देखो consecutive even number की होंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਸੈਟ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹ 280 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਟ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 280। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 280 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 5 ਨੇ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਸੈਟ A ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਜੀ 56। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਟ A ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟ A ਦੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਸੈਟ A ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਜੀ ਸੈਟ A ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੈਟ A ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 56 ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਆਊਗਾ 54, ਉਰੇ ਆਊਗਾ 52। ठीक है जी। उरे आऊगा 58, उरे आऊगा 60। क्लीयर है जी। उरे आऊगा 60। हुण मैनूं ये दसो, ये जिहड़ा मैंने चलो 60 थोड़ा जिहा ओपन करके लिख देना, 58 एज वैल एज 60। मैनूं एक गल दा जवाब दो,
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, this is the lowest number of set A, this is the lowest number of set A, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ what is the sum of the different set of 5 consecutive number whose lowest number is 71 less than the double of lowest number of set A. This is the lowest number, this is the lowest number of set A. ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 54 ਦਾ ਡਬਲ ਕੀਤਾ 104, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 71 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 33 ਆਇਆ। ਇਹ 33 ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੈਟ B ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ 33 ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੈਟ B ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਡ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਈਵਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਔਡ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਕਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕਹੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਕਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 33 34 35 36 ਤੇ 37। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 5 ਕਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 175, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਟ A ਦੇ ਲੋਐਸਟ ਦਾ ਡਬਲ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 71 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੈਟ B ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲੋਐਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਸੈਟ B ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਆਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Two trains are running in the opposite direction, crosses a man standing on the platform in 27 second and 17 second. Okay, ਕਹਿੰਦਾ respectively and they cross each other, ਦੋਹੇ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 23 seconds। ਕਹਿੰਦਾ the ratio of their speed। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਟਾਈਮਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ the ratio of their speed, speed 1 to the 2, this minus this and this minus this। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਪੀਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਗੀ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 27, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 17 ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 23। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 17 ਤੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 23 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ 2 3s ਆ 2 2s ਆ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3:2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3:2 ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਅਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਰੁਪੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਰਡ ਆ ਜੇ ਨਾ ਅਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਰੁਪੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਅਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਮੀਨਸ ਅਮਾਊਂਟ, ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਖੁਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ P ਪਲੱਸ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, P ਪਲੱਸ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 1360 ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 1720 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 1720 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ 1720 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। P हाँ माइनस माइनस माइनस। क्लियर है जी। चलो ये भी लिख सकते हो कि मेरी पहली स्टेटमेंट है, ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट है। क्लियर है जी। सो इथों ही कट गया जी कितना आ गया सॉरी इथों ही कट गया जी। ठीक है जी। इथों कितना आ जाऊगा 3 ईयर्स दा इंटरस्ट कितना आ गया जी 360 आ गया, नॉट 1360 360 आ गया। माइनस नाल माइनस कट गया, माइनस नाल मेरा माइनस कट गया। 3 साल का ब्याज इन्ना आ गया जो कि मैं उरे पुट कर सकदा। सो गाइज प्रिंसीपल कटते हैं जी आप। प्रिंसीपल कितना आ गया जी 360 इज इक्वल टू 1360। सो गाइज प्रिंसीपल कितना आ गया जी मेरे को 1000 आ गया। प्रिंसीपल कितना आ गया जी 1000 रुपए आ गया। प्रिंसीपल कितना आ गया जी 1000 रुपए। क्लीयर है जी। हुण गाइज प्रिंसीपल आ गया। ठीक है, चाहे तुसीं इस क्वेश्चन नूं लिख के ना भी करदे, ऑरल भी हो जांदा, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हुंदे ने जिन्हां ने स्टार्ट करिया हुंदा या जिन्हां दे बेसिक्स क्लीयर नहीं हुंदे, तो सारा कुछ दसना पैंदा जी। जे कोई तुसीं थोड़ी तैयारी है तो तुसीं इहनूं ऑरल भी कर सकदे हो। ठीक है जी। तो प्रिंसीपल आ गया जी 1000। नाउ ही इज आस्किंग रेट ऑफ परसेंट। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरस्ट। मेरी गल दसो तुसीं 1 साल का ब्याज कितना आ गया जी 120 आ गया।
1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 120 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ 10% ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 10% ਲਾਉਂਗਾ 100 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿ 120 ਆਵੇ? 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਲਾਇਆ 100 ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 120 ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ 120, ਤਾਂ ਮੈਂ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 12% ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ 120। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ P into R into T upon 100। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। The ratio of the length of parallel side of a trapezium is 3:2। Okay, trapezium ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ 3:2। The shortest distance between them is 15। The area of the trapezium is 450। The sum of the length of the parallel side। Okay, so guys ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ area of trapezium ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? Half sum of parallel sides, half sum of parallel sides, half sum of parallel sides into height। ठीक है जी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लियर है जी? सो जे मैं गल करा एरिया दी, एरिया कितना गिवन है जी? आपां नूं 450 गिवन है। ठीक है जी, दोनों का सम कितना हो जाऊ? उरे मैं वेरीएबल यूज करूंगा क्योंकि मैंने लेंथ ते दोनों साइड्स का सम दसना है, तो मैं उरे वेरीएबल यूज करूंगा जी। राइट, तो मैं उरे वेरीएबल्स यूज कर रहा 3x + 2x, x मैंने यूज कर लिया जी। हाइट कितनी है जी मेरे को? 15। ठीक है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हाइट। क्लियर है जी ये चीज? सो गाइस कुछ हो रहा है जी, इतने चेक करते हैं। 5x आ गया और 450 1/2 इंटू 5x इंटू 15। चलो आप सॉल्व करते हैं जी। इतों कटिंग कर लें, पूरा 30 आ गया जी। पूरे कटिंग की तो पूरा कितना आ जाएगा जी 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 12 आ गई। सो गाइस उन्हें सम पूछे, सम कितना सी जी अपना दोहां साइडों का 5x सीगा। ठीक है जी, साइड्स का सम कितना दे रखा जी 5x है ना, पैरेलल साइड्स का। तो 5 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮ 60, क्योंकि x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਉਰੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। यूनिट नाल पा ਲੈਣੇ जी ਆਪਾਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। क्लियर है जी? 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। क्लियर है? You just know the formula and put the values and get the answer। क्लियर है जी? चलिए जी नेक्स्ट। A man sold 2 scooter for ₹6,000 each। sold 2 scooter for ₹6,000 each। बड़ी मिस्ट्री है जी इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। one he gained 25%, other he lost। स्टूडेंट ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕਸੈਸਿਵ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, नो डाउट ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਸਕਸੈਸਿਵ, ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਸਕਸੈਸਿਵ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਕਸੈਸਿਵ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ 2 ਐਸਪੀਜ਼ ਦੇਤੀਆਂ और वो दोनों सेम होनिया चाहिए ने। ठीक है जी, वो दोनों सेम होनिया चाहिए ने। जे 6000 है 6000 है, ठीक है जी, आप ला लांगे क्योंकि जो आप लॉन्ग मैथड नाल करांगे अपना आंसर मैच हो जाऊगा, क्योंकि एक पासे आपको प्रॉफिट गिवन है जी 25% का, एक पासे आपको लॉस गिवन है जी 25% का। पर प्लीज़ एक चीज़ ध्यान नाल देखियो, ये चीज़ मतलब कि एग्जैक्ट मैथड नहीं हैगा सक्सेसिव इस क्वेश्चन लई। आप जबरदस्ती लाने आ क्योंकि अपना आंसर मैच हो जाता है, अपना टाइम सेव हो जाता जी। ठीक है, पर जे इन्हां चों कोई भी एक चीज़ पलटी तो सक्सैसिव मैथड उत्थे फेल हो जाऊगा तो आपां नूं लॉन्ग कट नाल ही करना पऊगा जी। ठीक है जी, तो प्लीज़ ये चीज़ नोट कर लो, जे दोनों एसपीज़ होण, याद रखियो मैं बार बार रिपीट कर रहा, दोनों एसपीज़ होनियां चाहिए ने, प्रोवाइडेड वो दोनों सेम होनियां चाहिए ने। प्रोवाइडेड दोनों की होनी चाहिए ने, सेम होनी चाहिए ने। एक पासे लॉस होना चाहिए, एक पासे प्रॉफिट होना चाहिए, तो उन्हों की परसेंटेज भी की होनी चाहिए है, सेम होनी चाहिए है। जे इन्हां चारां चों एक भी चीज़ फ्लिप कर गई तो तुहाडा उत्थे सक्सैसिव फेल है। इनू आपां क्यों करदे आ? लंबे मैथड तो बचण लई, अपना टाइम बचाउण लई आपां ला लैंदे आ जी सक्सैसिव। तो नॉर्मली देखो 25% है तो 25% लॉस है, एक पासे प्रॉफिट है एक पासे लॉस है। आपां नूं सिखाया जाता है जे परसेंटेज सेम हुंदी है तो उस परसेंटेज का तुसीं स्क्वायर कर लो, उस परसेंटेज का स्क्वायर कर लो, डिवाइड बाय की कर लोगे 100 आ जाऊगा, यानी 625 डिवाइड बाय 100, तो मेरा आंसर कितना आ गया जी 6.25% आ जाऊगा। तो हमेशा याद रखियो जो भी यह जा क्वेश्चन आता तो एंड च की होंदा लॉस होंदा 6.25% लॉस। याद रखियो कदे ना कदे क्वेश्चन आ देखो ऑप्शन च गेन भी गिवन है, गेन नहीं आऊगा, हमेशा लॉस आऊगा। आप लॉन्ग मैथड तो बचने लिए ये चीज़ यूज करते हैं। हुण मैं तुहानूं एक चीज़ होर दसदा,
देखो ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੇਮ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੇਮ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਮਾਰੀ ਸੇਮ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 25% ਹੈ ਉਰੇ 25% ਹੈ, 25 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ 625 ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 100, ਲਾਸ ਆਊਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਫੇਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ SP 6000 ਹੈ, SP 6000 ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 6000 SP ਦੇ रखी है, ठीक है, मान के चलो 6000 SP देती, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट मैं बोलता 25% है, पर लॉस परसेंट भी है, पर लॉस परसेंट भी है। फिर इत्थे तुसी ना सक्सैसिव नहीं लगाओगे, जिमें हुण आपां करिया उवें नहीं यूज होगा, सक्सैसिव मैथड नहीं लगाओगे उरे, ठीक है। सक्सैसिव यूज नहीं होगा, तुहानूं लॉन्ग मैथड नाल ही करना पऊगा। मैं तुहानूं बार बार कह रहा सक्सैसिव उरे नहीं लगूगा। इनू लाउण दा मैथड इक्को ही चीज़ है कि थोड़ी दोहां दी SP सेम होवे ते आ चीज़ परसेंटेज सेम होवे। मान लो कई बार स्टूडेंट ऐ कहंदा है, ठीक है जी, स्टूडेंट ऐ सोचता है कि सर परसेंटेज मान लो सेम है, 25% है, उरे लॉस 25% है, ठीक है जी, परसेंटेज सेम है, एक पासे लॉस है एक पासे की है प्रॉफिट है, पर हुण 6000 भी सेम है, पर SP दी जगह ते CP है, फिर आप सक्सैसिव अप्लाई कर सकते हैं? नो, सक्सैसिव सिर्फ इको ही कंडीशन ते अप्लाई होगा, द वन एंड ओनली वन, कि जिथे अपनी SP सेम होवे ते एक पासे प्रॉफिट होवे एक पासे लॉस होवे ते वो भी अपनी परसेंटेज की होवे अगों सेम होवे, तां आप अपना टाइम बचाउण लई इह ला सकते हैं जी। एवरीबडी क्लीयर है दी ये चीज़, ठीक है। जे तुहाडे चों किसी ने सक्सैसिव लाउणा है तो प्लीज़ इहनूं इदां भी ला सकते हो, 1/4 हुंदा 25%, तो एक पासे प्रॉफिट है तो 4 चों एक हिस्सा जोड़िया 5, तो इत्थे 4 है, एक हिस्सा माइनस किया 3, तो 5 4 नूं 4 नाल किया 16, उरे आ गया 15, कितना घटिया जी चैक करो जी, एक हिस्सा घट गया 1/16 × 100, तो कितना आ गया जी 6.25% की आ गया जी लॉस आ गया। लॉस किमें पता लग गया, देखो 16 तो 15 हो गया यानी घट गया, तो की आ जाऊगा जी लॉस हो गया। क्लीयर है जी ये चीज, आई होप कि इन्नी एक्सप्लेनेशन बहुत है जी इस क्वेश्चन ਲਈ। नेक्स्ट, the average consumption of the rice per person per month of 8 adult and some kid is ਇੰਨਾ, the average consumption per person of adult, ठीक है जी। इत्थे ਆਪਾਂ एवरेज ਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਨੇ adult ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, adult ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 15 kg ਤੇ kids ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 kg 6 kg, ਰਾਈਟ। ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 10.8 ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 10.8 ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ this minus this, कितना आ गया जी 4.8 आ गया जी उरे 4.8 आ गया, माइनस इत्थों कितना आ गया जी 4.2 आ गया। सो गाइस जो मैंने सॉल्व किया 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 8:7 आ गया, ठीक है जी, ठीक है जी। क्योंकि जी ये है ना ये ओवरऑल है, ठीक है जी। उन्हें बोलिया अपना 8 adults and some kids, ओवरऑल एवरेज है, दिस इज ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज। क्लियर है जी ये चीज, राइट। तो हुण मैंने एक चीज़ का जवाब दो, 8:7 तो आ गया जी अपने कोल। हुण अडल्ट्स है किन्ने सी जी अपने कोल 8 अडल्ट सीगे, जे उरे 8 अडल्ट्स सीगे तो इंटू 1 नाल करया, उरे भी इंटू 1 नाल करया, तो किन्ने हो गए 7 किड्स हो गए। किन्ने आंसर आ गए जी 7। और लास्ट टाइम व्हाट इज द नंबर ऑफ किड्स इन द फैमिली, तो मैं बोलूंगा जी 7। क्लियर है, क्योंकि 8:7 तो बाद आपां नूं अडल्ट 8 दिते ने, तो 8 हिस्से 8 के बराबर ने, तो एक हिस्सा 1 तो 7 हिस्से 7। क्लियर है जी ये चीज, आई होप गाइज क्लियर है। ओके, अ कार ड्राइवर लीव्स बैंगलोर एट 8:30। एक कार ड्राइवर ने बैंगलोर तो चलिया हो 8:30 ते चलिया जी, एंड एक्सपेक्ट टू रीच अ प्लेस 300 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर एट 12 PM, यानी उन्हें एस्टीमेट लाया कि 300 किलोमीटर ਨੂੰ मैं 4 ਘੰਟਿਆਂ ਚ कवर कर दूंगा, बट एट 10:30 ही फाइंड्स दैट ही कवर्ड ओनली 40% ऑफ द डिस्टेंस। चलो जी, ਤਾਂ 300 ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 40% ਕਰਾਂ, 300 ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 40% ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 120 ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 120 ਨੂੰ ਕਰਨ 120 ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੋਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਸਪੀਡ ਟੂ ਕਵਰ ਦ स्पीड ऑफ कार इन ऑर्डर टू कीप अप हिज शेड्यूल टाइम। ओके, तो हुण मैनूं ये दसो कि आउट ऑफ 300 चों जो ने 120 कर लिया तो 180 पेंडिंग है, ठीक है जी। तो 2 घंटे हले भी पेंडिंग ने, क्योंकि उन्हें 4 घंटिया का एस्टीमेट लिता सी, तो 2 घंटे हले भी पेंडिंग ने। कितने किते उहदी स्पीड कितनी आ गई 90 किलोमीटर पर आर आ गई।
है ना, रिमेनिंग डिस्टेंस रिमेनिंग टाइम। सो जे उरे 90 आ गई दी, इनू इत्थे लिख लो जी 90 आ गई, राइट 90 किलोमीटर पर आवर आ गई। जे उरे 90 आ गई तो उन्होंने कितनी इंक्रीज करनी पई, 30 किलोमीटर पर आवर उन्होंने इंक्रीज करनी पई, 30 किलोमीटर पर आवर उन्होंने अपनी स्पीड की करनी पई जी, इंक्रीज करनी पई, राइट एवरीबॉडी क्लियर है जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, in a flight of 600 kilometer an aircraft was slowed down due to the bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer per hour. The time of the flight increased by 30 minutes. The duration of the flight. देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਡੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਪੀਡਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਡ ਦੂਸਰੀ ਸਪੀਡ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਮੰਨਿਆ ਟਾਈਮ ਟੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬੈਡ ਵੈਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1/2। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, 200 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 200 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। 600/t ਯਾਨੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਉਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, 200 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕਦਾ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 600, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 600/1, ठीक है जी। उरे मैं 1 लिखूंगा माइनस 600/3/2 क्योंकि मैं 1 पुट किया जी, ठीक है। तो अपना टारगेट है 200 बनाना, अपना टारगेट कितना जी 200 ਨੂੰ ਅਚੀਵ करना कि 200 ਆਉਂਦਾ, ठीक है। ਜਿਹੜੀ स्पीड है ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ बराबर जा रहे हैं, ठीक है। सो गाइज ਜਦੋਂ मैं ਇਹਨੂੰ सॉल्व करूंगा, 600 आ गया जी, ਇਹਨੂੰ सॉल्व करके 400 आ गया, इट मीन अपना 200 आ गया जी, अपना 200 आ गया। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, प्लीज ਇਹ चेक करो। अपना की आ गया जी लाइक दिस। तो इथों कितना आ गया जी 200। मैं थोड़ा एक वेरीफाई करके दिखा रहा अड अड कलर्स नाल कि जिहड़ी चीज़ अपना टारगेट से आप अचीव कर लिया, किहदे नाल अचीव किया जी, पहले ऑप्शन नाल, ठीक है। इन्ने स्टैप्स बनाने की लोड़ नहीं हैगी, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ देख के चलदा जी। कोई भी स्टूडेंट है वो बिगनर भी हो सकता है जी, ठीक है जी। ये चीज़ नेक्स्ट, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream the speed of the boat in still water. So guys ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, डाउनस्ट्रीम कितना जी 44 किलोमीटर, टाइम कितना जी 10 घंटे, इत्थे टाइम हैगा 13 घंटे, 13 आवर्स। थोड़ा जिहा होर नीचे लिख लेने 13 आवर्स, ठीक है जी। इत्थे हैगा अपस्ट्रीम 40 घंटे, डाउनस्ट्रीम कितना जी अपने कोल 55। क्लीयर है जी। तो सब तो पहला तुसी की करना है जी, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस का एलसीएम लेना, HCF लेना, की लेना जी HCF। सो जो तुसी HCF लोगे वो थोड़े लिए स्पीड हो जाएगी। डाउनस्ट्रीम नू प्रायोरिटी देनी है, वह HCF लेना है। तो 44 ते 55 का HCF कितना आ गया 11। तो यही मेरी स्पीड है जी, यही मेरी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। ये मेरी जेड़ा HCF आया वही थोड़ी स्पीड हुई, जेड़ा HCF आया वही थोड़ी स्पीड हुई, ठीक है जी। ये चीज़ राइट। तो कितना आ गया 4 घंटे आ गए जी उरे। जे उरे 4 घंटे ने तो उरे 6 घंटे आउणगे क्योंकि टोटल 10 घंटे ने। देखो 44/11, 44/11 कितना आया जी 4 आवर्स आ गया, 4 आवर्स आ गया उरे, ठीक है। उरे 6 किमें आया क्योंकि टोटल अपने को 10 घंटे ने। जे टोटल 10 घंटे ने तो जे 4 घंटे उरे लग रहे हैं तो 6 घंटे उरे लगणगे, तो अपनी स्पीड कितनी आ जाएगी जी 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। उरे मैं चेक करा कि मेरी डाउनस्ट्रीम स्पीड ज़्यादा है अपस्ट्रीम नालों, यस। तो यही 5 आप नीचे यूज करांगे जी। तो हुण आपां ने 13 बनाउणा है, चेक करो जी। 40/5 आपां नूं लगे 8 घंटे, 55/5 11 आपां नूं लगे 5 घंटे। तो अपना टारगेट सी 13 घंटे बनाना।
ਤਾਂ 8 ਤੇ 5 13, 8 ਤੇ 5 13 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜੀ b + w ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੋਗੀ 11, b - w ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 5 ਹੋਗੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ 2b ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ b ਦੀ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 8 ਆਵਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ 8 ਆਵਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। HCF ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ HCF ਲੈਤਾ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਈਟ। Okay, in our family, the father took 1/4 of the cake and he had 3 times as much as each of the other member had. The total number of the family member is. देखो एक केक है जी अपने को, ठीक है जी, एक मिनट जी, ठीक है, एक केक है, मान लो ਇਹਦਾ 1/4 करता, ਇਹਦਾ 1/4 करता ਤੇ ਇਹ father occupy ਕਰ ਰਿਹਾ, this part ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ father ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ father occupy ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਾਦਰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਾਦਰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ this, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਂਬਰ ਆ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 10th ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਫਾਦਰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਆ ਦੂਜਾ, ਆ ਤੀਜਾ। ਕਲੀਅਰ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 10 ਆ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 30% ਆਫ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੋਟਡ ਫॉर ਕੈਂਡੀਡੇਟ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 100 ਚੋਂ 30% ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 100 ਦਾ 30% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 100 ਦਾ 30% 30 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ A ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, A ਲਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ A ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਕਿੰਨੀ 70%। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ। ਅੱਗੇ 60% ਆਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵੋਟਡ ਫॉर B, ਇਹਦਾ 60%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ 60% ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ 60%, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ 60% ਕਰੂੰਗਾ, 70 ਦਾ 60% ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 42 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਉਹ B ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 70 ਦਾ 60% ਕਰਕੇ 42 ਆ ਗਿਆ, B ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਜੀ 28% ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵੋਟਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵੋਟ। ਇਹ 28% ਹੈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵੋਟ, ਇਹ 28% ਕੀ ਹੈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵੋਟ, ਇਹ 28% ਕੀ ਹੈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵੋਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ, if the difference between those who voted for candidate A and those who did not voted for candidate are this. So guys ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2% ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 1200 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ A ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ who did not vote, A ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ who did not vote, ਤੇ 30 ਤੇ 28 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਆ ਗਿਆ। 2% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ 1% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ, ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ 600 ਦੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ 100% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਲਾਈਕ 60,000। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 60,000। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, 10 students plan to go for a picnic with an average budget of n. Just before they are set to leave for picnic, 2 of them having rupees 60 and 100 left the group. ਕਹਿੰਦਾ 10 ਜਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ 60 ਤੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇੰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 120 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੀ 60 ਰੁਪੀਜ਼ ਤੇ 100 ਰੁਪੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 50 ਤੇ 80, 50 ਰੁਪਏ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਣਾ 160 ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ 130 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ठीक है जी 130,000 इट मीन 20 रुपए घट 30 रुपए घट आ रहे ने ते जे 30 रुपए घट आ रहे ने वो सारिਆਂ ਚ डिवाइड होणगे ठीक है जी 30 रुपए घट आ रहे ने ते सारिਆਂ ਚ डिवाइड होणगे इट मीन 3 रुपए नाल अपनी एवरेज की हो जूगी जी घट जूगी ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ एवरेज 120 ਸੀ ਹੁਣ 3 रुपए ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਊ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 117 ਤਾਂ ਨਿਊ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 117 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ four equal circle of radius 4 cm drawn on the four corners of the square okay जी so guys मान लो ये कुछ इस तरीके नाल मतलब कि लाइक इदा ठीक है जी इदा ठीक है जी ये चीज़ इदा बनूगी जी ठीक है सो इनू ऐ बनाने की बजाय ना मैं थोड़ा साफ बना लेना पहला सर्कल्स नू बना लें जी आप लाइक दिस ठीक है जी एक ही गल है 4 कॉर्नर्स से ठीक है जी ये चीज़ पक्का सोने की पूछा है कहता दैन द एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन द स्क्वायर एंड द फोर्थ सेक्टर यानी वो इस एरिए की गल कर रहे हैं दिस इज द एरिया क्लियर है जी आ वाले एरिया की गल कर रहे हो क्लियर है जी ये चीज़ पक्का क्लियर है जी ये चीज़ हुण मैनूं ये दसो जे आ 4 है आ भी 4 है जी आ भी 4 है आ भी 4 है तो साइड मेरी 8 होगी दी साइड मेरी 8 होगी हुण मैं स्क्वायर दे एरिए चों एरिया ऑफ स्क्वायर चों मैं की माइनस कर सकदा दी एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर सकदा क्योंकि 4 सैक्टर्स नूं की कहा जांदा जी एरिया ऑफ सर्कल 4 सैक्टर्स नूं की कहा जांदा एरिया ऑफ सर्कल बिकॉज दे आर ऑल 90 डिग्री इत्थे 90 डिग्री बन रहा हुंदा जी क्लियर है जी 90 डिग्री बन रहा ठीक है तो एरिया ऑफ सर्कल बन गया पहला मैंने ये दसो 8 का स्क्वायर आ जाऊगा जी उरे एरिया ऑफ स्क्वायर की हो जू 8 स्क्वायर माइनस ठीक है पाई आर स्क्वायर पाई आर कितना जी मेरे को उरे आर चेक करो कितना जी 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाऊगा जी राइट एवरीबडी 4 का स्क्वायर हो जाऊगा क्लियर जी आर मेरे को उरे 4 है सो कितना हो गया जी 64 माइनस पाई कितना आ जाऊगा जी 16 कितना आ गया जी 16 तो आंसर कितना आ जाऊगा जी मेरे को 64 जो आप 16 कॉमन कढ़ लें जी 4 माइनस पाई तो आंसर कितना आ जाऊगा जी बी ऑप्शन 16 कॉमन कढ़ लें जी 4 माइनस पाई ठीक है जी यूनिट चेक करो जी की आउणगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर है जी ये चीज़ राइट ओके सो आई होप गाइस सारे जिन्ने भी क्वेश्चंस मैं थोनू समझाए ने सारे थोनू बहुत चंगे तरीके नाल समझ आए होणगे जी सो थोनू कोई भी क्वेश्चन च डाउट आउंदा तुसी कमेंट बॉक्स ते दस सकदे हो जी लास्ट हेलो एवरीवन वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्ञानम ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਖਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਖਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ मतलब ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਖਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ मतलब ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਫਾਰਸੀ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ फायदे ਜਿਹੜਾ फायदा शब्द शुद्ध करके लिखना है ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ स्पेलिंग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ सही करने ਆ ਜਿਹੜਾ फायदा सही ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ फायदा मतलब फिर अपना राइट आंसर ਕੀ ਹੋਏਗਾ अपना ऑप्शन ए अपना ऑप्शन ਕੀ है राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा कि हेठ लिखिया ਵਿੱਚੋਂ सही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ समासी शब्द फाइंड आउट करना है ਕਿਹੜਾ हक हराम हक हलाल हक न हक हक कमाई राइट आंसर अपना क्या आएगा ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा हेठ लिखे समासी शब्दां विचों
ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ फाइंड आउट करना है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਣਾ ਹੱਸਣਾ, ਇਹ ਚੋਂ फाइंड आउट ਕਰਦੇ ਆ। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ ਆंसर ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ डी। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, इसलिए राइट आंसर अपना की होएगा ऑप्शन डी होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा निर अगेतर वाला शब्द ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ फाइंड करना है कि ਜਿਹੜਾ निर हैगा, निर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। निर्दोष, निराला, निरंकार, निरर्थक। राइट आंसर क्या अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निर प्लस दोष, जे आप निर नूं अगे हटा दिए तो दोष का मीनिंग भी बन रहा है ना, इसलिए अपना राइट आंसर की है ऑप्शन ए। निर प्लस दोष मतलब निर्दोष। राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ता पिछेतर लगा शब्द चुनो। राइट आंसर की अपना ऑप्शन ए। राइट आंसर की अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केड़ा शब्द जिहड़ा हैगा चंगा शब्द दा विरोधी नहीं है। चार ऑप्शंस गिवन ने। ठीक है, असि चंगे दा जिहड़ा हैगा विरोधी शब्द जिहड़ा नहीं हैगा वो फाइंड आउट करना है। माड़ा विरोधी शब्द है, भैड़ा विरोधी है, सोना नहीं, मंदा नहीं। मतलब राइट आंसर की अपना ऑप्शन सी, चंगा सोना। ठीक है, राइट आंसर की अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा किहड़े वाक विच एक ही शब्द दे एक तो वधेरे अर्थ निकलते हैं। ठीक है, एक वाक दे विच ही एक तो वधेरे अखर निकलते हैं। देखो पहले विच आपां नूं वाक ही गिवन है, दूजे विच भी सेम, तीजे विच भी सेम, ते जिहड़ा चौथा हैगा उहदा अपना एक वाक, दूसरा, तीसरा ते चार। मतलब राइट आंसर की अपना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा नाम शब्द चुनना है। नाउन असीं चुनना है। ठीक है, तेज सोना, कुर्सी मेज, हसना खेडना। ठीक है, तेज सोना की हो गया विशेषण, हसना खेडना की हो गया ये भी अपना भाववाचक, ओ तो पड़नाम हो गया। राइट आंसर की अपना ऑप्शन बी, कुर्सी ते मेज। कुर्सी ते मेज की अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड़े पड़नाम केवल व्यक्ति पुरखां दे नावां दी थां वरते जांदे आ। मतलब जेड़े पड़नाम व्यक्ति पुरखां दे नावां दे नाल वरते जांदे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪੜਨਾਮ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਇਹਦੀ ਸਬ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ ਤੇ अन्य तीनों टाइप पुरखवाचक पड़नाम दे विच आ जांदे ने। तो राइट आंसर अपना की है ऑप्शन ए। राइट आंसर की अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा कि तेज, तकड़ा ते बहादुर शब्द व्याकरण अनुसार की हन। व्याकरण अनुसार की हन, इहड़े व्याकरण अनुसार जिहड़े हैगे आ ये अपने की ने तेज, तकड़ा, बहादुर शब्द व्याकरण अनुसार की है अपने विशेषण ने। राइट आंसर विशेषता है किसी दी। ठीक है, राइट आंसर की अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्णयवाचक नावाचक क्रिया विशेषण चुनो। हौली हौली, नहीं जी, हाँ जी, ठीक, सत बचन, जरूर, कई बार, बहुता, थोड़ा। निर्णयवाचक की हुंदा है कि जिहड़ा मतलब जिस पर एग्जैक्ट गल निर्णय लैन की गल कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट, हाँ जी, ठीक है जी, अपना राइट आंसर की अपना ऑप्शन बी। निर्णय मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अधीन योजक चुनो। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। नहीं, पर, इसलिए, किसनू। योजक की हुंदे जिहड़े कि किसी नूं जोड़दे आ, दो वाकां नूं जोड़दे आ, दो शब्दां नूं जोड़दे आ, दो वाकां नूं जोड़दे आ। ठीक है, इस जिहड़े किहड़े शब्द जिहड़े कि दो वाकां नूं जोड़दे आ, कि, क्योंकि, तां, जो, भावें, फिर भी, जे, तां। राइट आंसर की अपना ऑप्शन डी। ਉਹ शब्द जो दो वाकां नूं जोड़न दा काम करदे आ योजक हुंदे आ। अद्धी जो सब टाइप है ये अपना राइट आंसर किया जाएगा अपना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपां देखदे आ। राजे ने मोची नूं बुलाया, वाक विच किहड़े लिंग, वाक किहड़े लिंग विच है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक,
तो लिंक ए राइट आंसर क्या अपना ऑप्शन बी क्या अपना राइट आंसर है। ए लास्ट क्वेश्चन सी एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया होएगा। थैंक यू सो मच। Welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sadana, a English language teacher. Guys, this time the mock was way too easy in terms of comprehension and errors, but yes, a bit tricky when we talk about vocab, right? So कुछ basic part देखते हैं हम comprehension का, right? जहाँ से आपका ये start होता है. What was it over here? कहता vacations के बारे में कि vacations जो थी वो pre-regulative का meaning नहीं बताऊंगा because आगे वो पूछेगा प्रिविलेज फ्यू के लिए कि 19th सेंचुरी की भी बात करें। अब वो कंसिडर किए जाते हैं कि एक तरह से सबके लिए है, कि कुछ अनफॉर्चुनेट होते हैं जैसे चाइना में है जिनके लिए लाइफ जो है एक तरह से स्लीप के हिसाब से या ब्रीफ पीरियड ऑफ रेस्ट के हिसाब से, बाकी तो अनइंटरप्टेड टॉयल है। टॉयल मतलब मेहनत करते रहते हैं, वर्किंग ही है, बस बीच में थोड़ा बहुत स्लीप के लिए टाइम और जो ब्रीफ पीरियड के लिए रेस्ट मिलता है वो ज़्यादा नेसेसरी है पहले से, बिकॉज अब जो एवरेज लाइफ जो है ना वो राउंडेड है और ये डिपार्टमेंटलाइज्ड हो गई है कि आपको बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज काम करना पड़ता है, जहाँ पर हम शो करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये करेक्ट है बट वो होता नहीं। जो वेकेशंस का आइडिया है जो हम कंसीव करते हैं, गैदर करते हैं, वो ये है कि वो कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए प्रिमिटिव पीपल लोगों के लिए। बाकी जो कुछ हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स एक रिदम है ही है ह्यूमन लाइफ का, लेकिन जो पहले के लोग थे वो इतना ज़रूरी नहीं समझते थे इसको कि भाई हम ऐसे ऑर्गेनाइज करें एक वेकेशन को, बिकॉज जितना मॉडर्न मैन ने समझा है उनके लिए मतलब हॉलीडेज जो फीस्ट डेज थे वो सफिशेंट थे, वेकेशन वॉज बेसिकली नॉट इन टू कंटेक्स्ट। लेकिन जो मॉडर्न ज़माना है, मैन है, उसकी इंक्रीज टेंशन्स करके और जो फालतू यूजलेस क्वालिटी ऑफ जो वो काम कर रहा है बहुत सारा, ये जो ब्रेक है ईयर की रूटीन में होनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जो वेकेशंस हैं वो नेसेसरी हो गए रिन्यूअल के लिए और रिपेयर के लिए। सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑथर्स मेन पर्पस इन दिस पैसेज इज टू। ऑथर का मेन पर्पस क्या कहता है, वो कहता है कि आप हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि उसने पास्ट का भी बताया, ठीक है, मॉडर्न मैन का भी बताया, राइट। उन्होंने ये भी बताया कि भाई पहले इतना नहीं था, मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़ गया है, वाइल अगर हम पहले की एजेस की बात करें और वहाँ पे इतना कुछ था नहीं उनके अकॉर्डिंग्स में अर्लियर एजेस में, राइट। द आंसर टू दिस कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पैसेज वी नीड वेकेशन नाउ मोर देन एवर बिकॉज वी हैव मोर केयर फ्री नेचर। हाँ, कह सकते हैं हमारा केयर फ्री नेचर है, फ्री टाइम की तो बात नहीं हुई है, डाइवर्सिटी की बात नहीं हुई है, स्टैंडर्ड तो बिल्कुल नहीं बात हुई है, केयर फ्री नेचर है। लास्ट में बता रखा है ना, हम बहुत सारा काम करते हैं, ये ब्रेक एक तरह से रूटीन बन गई है और ज़्यादा नेसेसरी भी हो गई है। इम्प्लाई किया गया पैसेज में कि हमारी जो लाइफ्स हैं वो क्या है। सर हमारी लाइफ हैबिचुअल नहीं है, पेट्रियोटिक तो चलो जहाँ पर आपका ज़मीन जुड़ गया हो, इंडिपेंडेंट इट इज़ वेरीड, बहुत वेरी करती है, आवर लाइव्स आर वेरी वेरीड। नेक्स्ट वी हैव इज दिस प्रीरेगुटिव अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोला, एज यूजिंग द पैसेज। प्रीरेगुटिव का मतलब क्या होगा गाइज, कहता है ये प्रिविलेज फ्यू के लिए ना एक प्रीरेगुटिव हो गया। प्रीरेगुलेटिव का मतलब होता है एक तरह से समथिंग विच कम्स एज अ रूल, कंपल्शन और अ प्रिविलेज, और वी कॉल इट एज अ राइट, राइट। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, प्रिविलेज। नेक्स्ट वी हैव इज द कंटेम्प्रेरी एटीट्यूड टुवर्ड्स वेकेशन इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, ये तो बिल्कुल नहीं है, जितना बचाया वो आ गया, इसमें तो बचाने की बात नहीं हो रही है। डेविल फाइंड्स वर्क फॉर आइडल, ये बिल्कुल नहीं है। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल, राइट। बहुत सारा काम करते रहेंगे और बीच में स्टडी ब्रेक नहीं लेंगे जैसे चाइना में होता था, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज रीअरेंजमेंट, इट सेज आपको बनाना है। गाइस एक चीज ध्यान रखना, इसको पढ़ रहे हो, यहाँ पे आया दिस प्रोड्यूसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आगे बोल रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज सो नेसेसरी दीज डेज, राइट। तो इतना तो पता लग गया पीएस की चेन तो बननी है। दिस प्रोड्यूसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नेसेसरी है आजकल, राइट। अब देखो ये बन गई, अब पीएस कहाँ है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, एक ये है और एक ये है। आप ध्यान से देखिए, इट इज द ओनली की टू सक्सेस, वो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। कहता देखो इधर से ही पता लग गया आंसर सी है, बट
पूरा बनाए। एक मैन का इंटरेस्ट उसके क्लोथ्स में क्या इंडिकेट करता है? वैनिटी, बल्कि ह्यूमिलिटी नहीं इंडिकेट करता। फिर वो क्या बोलता है? कहता है एक को अपना प्लेजेंट अपीयरेंस दिखाना पड़ता है। फिर कहता है इसके अलावा गुड क्लोथ्स जो होते हैं एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी देते हैं। फिर ये क्या करता है? फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी दीज डेज। तो डायरेक्ट आंसर टू दिस कम्स आउट टू ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इन चूजिंग एन ऑक्यूपेशन पीपल आर मोस्टली गाइडेड बाय फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, राइट। देन इट सेज, आपका पी नहीं लगेगा, आप पढ़ लो, ही डज थिंग्स ऑफ मनी नहीं, शुड बी क्यू। कहता है एवरेज मैन डज नॉट नो कौन से ऑक्यूपेशन हेल्दी और कौन से अनहेल्दी है। सो वो क्या करता है? फिर वो कहता है इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के बारे में सोचता है कि वो ऑक्यूपेशन से कितना पैसा कमाएगा। फिर क्या आता है कि उसको नहीं पता है उसका ऑक्यूपेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा उसकी हेल्थ पे, फिर वो कोई भी ऑक्यूपेशन ले लेता है। तो ऐसा बना आपका रीअरेंजमेंट, इट्स बी क्यू पी एस आर, which makes it D dog. Next is menial. Menial का मतलब जानते हैं? Menial is somebody who is not skilled at all. Somebody who is not skilled, unskilled person is called menial. Recluse. Recluse का मतलब बहुत सिंपल होता है। Recluse का मतलब होता है एक पर्सन जिसने monk टाइप से जिंदगी जीना शुरू कर दिया, उसको कुछ नहीं है, उसने विड्रॉ कर लिया सारा कुछ, पीछे हट गया हर चीज से, राइट। नेक्स्ट इज एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है टू प्रेज इनडेफिनेटली, बहुत ज्यादा तारीफ करते रहना, तारीफों के पुल बांध लेना, राइट। इट्स कॉल्ड टू शावर द प्रेज इनडेफिनेटली, सो इट शुड बी बी। नेक्स्ट वी हैव इज आपको ईडियम एंड फ्रेजेस बताने थे। अराइवल ऑफ मदर इन लॉ एंड फैमिली प्रूव द रिफ्ट इन द ल्यूट। रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब होता है समथिंग दैट टेक्स आउट, ब्रिंग्स इन डिसहार्मनी। So it should be option A. Next is Radha is a little herd of hearing. मतलब उसको सुनने में बहुत मुश्किल होती है और irresponsibly she is deaf. Next we have is errors निकालने, ये बड़े सिंपल थे। फर्स्ट वन वाला क्या था? It is time we do something to check the incidence of this infectious disease. जब आपको फ्रेज मिल जाएगा it is time, it is high time, इसका मतलब बहुत टाइम हो गया कि वो काम किया था। सो कहता है इसके बाद वी फॉलो पास्ट इंडेफिनिट, शुड बी वी डिड समथिंग। द आंसर इज ऑप्शन बी। नीदर जॉन नॉर निम जिम, इट शुड बी वॉज। कहता नीदर नॉर में जो नियरेस्ट होता है वो डिसाइड करता, तो जिम ने क्या लगा दिया? वॉज। सो आंसर टू दिस कम्स आउट टू द ऑप्शन ए। नेक्स्ट वी हैव इज नीदर ऑफ द कंटेस्टेंट्स वॉज इन प्रॉपर फिजिकल, राइट। अब ये कैसे था? अभी डायरेक्ट की बात कर रहा है कि उनमें से कोई कंटेस्टेंट्स नहीं था। कंटेस्टेंट्स है तो नीदर लगाया, इट शुड बी वॉज, बिकॉज हम कहते हैं वो सिंगुलर होता है, राइट। उसके बाद एक और चीज पता लग जाती है कि आप उनकी बात कर रहे हैं, टू परफॉर्म देयर बेस्ट वर्क, राइट। सो इट शुड बी आंसर इज सी। There we go with the part, guys. We're done with this. I hope you understood it out. Thank you. All the best. Enjoy.